हेलो गाइस, मेरा नाम नंदन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ और संगठन। गाइस, इससे पहले कि हमने 3 चैप्टर बनाकर पहले ही अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्य में व्यापक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद के समाधान तथा शांति व सुरक्षा स्थापित करने में विभिन्न देशों के मध्य उचित वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी नेशनल लेवल पे क्या करते हैं, वाद और विवाद का समाधान तथा एक उचित वातावरण का निर्माण करते हैं ताकि शांति व सुरक्षा स्थापित कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता में क्यों पड़ती है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल के जो भी वाद विवाद है उनको शांत करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। आगे क्या है, युद्धों की रोकथाम में सहायक। यानी कि युद्ध जो होते हैं उनको रोकथाम के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन अहम भूमिका निभाती है। अगला, विश्व के आर्थिक विकास में। यानी कि विश्व के आर्थिक विकास में, वर्ल्ड में किसी देश को पैसा लेना या देना होता है तो उनमें भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन अहम भूमिका निभाती है। आगे, प्राकृतिक आपदा या महामारी से निपटने के लिए। प्राकृतिक आपदा यानी कि कहीं सूखा पड़ जाना या फिर बाढ़ आ जाना या चक्रवात के कारण जो भी किसी देशों को समस्या होती है, तो ऐसे समस्याओं से निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता होती है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम है। वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना। देखिए, इस पॉइंट का क्या मतलब है, आप जानते होंगे कि पर ईयर यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है, वर्ल्ड का टेम्परेचर है, वह धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और इससे निपटने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस जो असफल होने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यानी क्या हो गया, देखिए, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब 1914 में यानी कि 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो उस टाइम पे एक संगठन था जो कि क्या करते थे, जो नेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद को सुलझाने का काम करती थी और उनका नाम क्या था, उसका नाम था राष्ट्र संघ, जिनको हम इंग्लिश में लीग ऑफ नेशन कहते थे। ये क्या करता था, ये अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद को सुलझाने के लिए एक मंच तैयार करते थे और बातचीत से ही युद्ध को टाल देते थे। लेकिन क्या हुआ, राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन को होने के बावजूद भी 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो हमारा राष्ट्र संघ थे यह फेल हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद पूरी दुनिया वालों को यह एहसास हुआ कि राष्ट्रसंघ जैसी एक संगठन का निर्माण होना चाहिए जो क्या करे कि जो भी वाद विवाद है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान कराए और एक मंच तैयार करवाए। और इसके लिए क्या किया, इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को एक संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, हम शॉर्टकट में इसको बोलते हैं UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं।
स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ बना उस टाइम पे इसके अंदर कितने सदस्य थे? यूएनओ के अंदर टोटल 51 सदस्य थे। भारत भी इसके संस्थापक सदस्य में शामिल था। यानी जो हमारा भारत है वह भी यूएनओ के संस्थापक सदस्य में शामिल था। और गाइस देखिए, अक्सर एक मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि यूएनओ यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ था इसकी स्थापना कब हुई। तो आपको डेट याद रखना होगा। क्या डेट है? 24 अक्टूबर 1945। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो भारत है हमारा, भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य कब बना। तो आपको ये याद रखना होगा कि जब यूएनओ बना था, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को हमारा यूएनओ बना। और इसके ठीक 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर को जो हमारा भारत है वह भी यूएनओ का सदस्य बन गया। चलिए आगे देखते हैं। मई 2013 तक सदस्य की संख्या 193 हो गई। यानी कि मई 2013 तक क्या हुआ कि जो यूएनओ की सदस्य संख्या 51 थी वह बढ़कर 193 हो गई। और लास्ट 193वां सदस्य कौन था? वह था दक्षिणी सूडान। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ यानी कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में दिया गया है। और गाइस, जब स्टार्टिंग में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस टाइम पे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग थे, जो अब प्रेजेंट में कितने बचे हैं? अब उनमें से एक को हटा दिया गया है और अब केवल 5 अंग बचे हुए हैं। चलिए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से थे। पहला है हमारा सुरक्षा परिषद, फिर सचिवालय, महासभा, न्यायिका परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और लास्ट क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये 6 परिषद जो थे स्टार्टिंग में वह संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग थे। लेकिन अब कितने बचे हैं? अब 5 बचे हैं। तो इनमें से कौन सा अंग हटाया गया है? वह ये है हमारा न्यायिका परिषद, जिसको कि अब हटा दिया गया है। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ कितने अंग हैं? केवल 5। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। इसका सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। इससे कुल 15 सदस्य हैं। यानी कि जो यूएनओ है, यूएनओ का सबसे पावरफुल अंग कौन सा है? वह है सुरक्षा परिषद, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? UNSC यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये अंग जो है वह यूएनओ का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अंग है। आगे देखिए क्या कह रहा है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। यानी जो UNSC है सुरक्षा परिषद, उसमें कुल कितने सदस्य हैं? उसमें टोटल 15 सदस्य है। इसमें 5 स्थायी सदस्य यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है, तथा 10 अस्थायी सदस्य जो प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। यानी कि क्या है कि UNSC के अंदर टोटल 15 सदस्य है, ठीक है। और इन 15 में से 5 तो ऐसे सदस्य हैं जो स्थायी है, और उन स्थायी सदस्य का नाम क्या है? वह है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 5 वो देश हैं जो UNSC का स्थायी सदस्य है। और इसके अलावा जो 10 सदस्य हैं वह क्या है? वह अस्थायी सदस्य है, जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्थायी सदस्य को वीटो यानी कि निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि जो स्थायी सदस्य होते हैं उसके पास वीटो की पावर होती है। और वीटो की पावर क्या होती है? यानी कि आप मान के चलिए कि UNSC में कोई रूल बनने जा रहे हैं, और उनमें से यानी जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इनमें से कोई एक सदस्य देश भी इस रूल नियम से सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है,
तो वह अपने वीटो पावर का यूज़ करके और उनको वहीं रोक सकता है, और बाकी के 4 देश मिलकर भी किसी एक देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके पास वीटो की पावर है। और जो 10 अस्थायी सदस्य होती है उनके पास वीटो की पावर नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में इसके ढांचे एवं कार्य के सुधार की मांग पर जोर दिया गया। यानी कि शीत युद्ध जब खत्म हुआ, कब? 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद माना जाता है कि शीत युद्ध का अंत हुआ। तो जब शीत युद्ध खत्म हुआ उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की ढांचों में एवं उनके कार्य में कुछ परिवर्तन यानी कि सुधार की मांग पर जोर दिया गया। और वो सुधार क्या है? देखिए, सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में स्थायी व अस्थायी सदस्य की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। यानी कि जो हमारा सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी जो 5 सदस्य थे वो, और जो अस्थायी यानी कि जो 10 सदस्य अस्थायी थे वो, उन दोनों को बढ़ाने के ऊपर बल दिया गया है। साथ ही गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दों पर यूएनओ की भूमिका पर बल दिया गया है। यानी कि यूएनओ के कुछ कार्य भी बढ़े, और वो कार्य क्या है कि यूएनओ अब गरीबी पे, भूखमरी, बीमारी, आतंकवादी, पर्यावरण मसले और मानवाधिकार के बारे में भी सोचे, उनके हित में भी कार्य करे। यानी कि अब इस पे बल दिया जा रहा है कि यूएनओ इन 5 मसलों पे भी ध्यान दें। चलिए आगे देखते हैं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिनिधि होते हैं। यानी जो महासचिव होते हैं वह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि यानी कि एक टाइप समझिए इनका मेन प्रधानमंत्री, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है वैसे ही मान के चलिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनका प्रधानमंत्री कौन होता है? जो महासचिव के पद पर बैठे हों। तो अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो यूएनओ है उनका महासचिव का नाम क्या है? वह है एंटोनियो गुटेरेस। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में अपना योगदान लगातार देते रहते हैं। यानी जो हमारा भारत है वह यूएनओ के कार्यक्रम में अपना योगदान लगातार देता ही रहता है, चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण का हो, दक्षिणी कोरिया संकट हो या इराक का कुवैत पर आक्रमण करना हो। साथ ही मानवाधिकारों की रक्षा करने पर, उपनिवेशवाद व रंग भेद का विरोध तथा शैक्षणिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत की भूमिका बनी रहती है। यानी जो हमारा भारत है वह शांति सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, दक्षिण कोरिया संकट और इराक का कुवैत पर आक्रमण करना, इन सब जैसे बड़े बड़े मामलों में भी अपनी योगदान देता है। और साथ ही साथ मानवाधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद व रंग भेद का विरोध और शैक्षणिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि में भी भारत अपना योगदान देता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी है। पहली है हमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। दूसरा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को। तीसरा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ। चौथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। पांचवा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी UNHRC। छठा है हमारा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग यानी UNHCR। और सातवां यानी लास्ट हमारा क्या है, लास्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी UNCTAD UNCTAD। ये सातों क्या है, यूएनओ की एजेंसियां हैं। और गाइस बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आप क्या सीखेंगे,
आपके फर्स्ट का जो बुक है, यानी फर्स्ट बुक जो है पॉलिटिकल साइंस का, उस बुक के अंदर जितने भी शॉर्ट फॉर्म वाले हैं, जैसे ये अंकटाड हो गया, UNHCR हो गया, इस टाइप के जितने भी शॉर्ट फॉर्म है आपके बुक में, उन सारे शॉर्ट फॉर्म को मैं एक साथ एक वीडियो में लाने वाला हूँ। और हम ये देखेंगे कि इन शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यह स्थापित कब हुआ, इसकी मुख्यालय कहाँ है, इसका अध्यक्ष यानी कि जो महासचिव होते हैं वह कौन है, और इनका नया नाम क्या पड़ा। तो हम इनके बारे में भी एक डीपली वीडियो लाएंगे। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन ज़रूर करें, ताकि जब भी हम ये वीडियो लाएं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के उपदेश्य एवं सिद्धांत। ये हमने पीछे अभी देखा, और एक बार और चलिए हम इस पर नज़र मार लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO जो है उनका उद्देश्य क्या होता है। देखिए, शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मैंने आपको बताया था कि शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना UNO का उद्देश्य है। दूसरा, मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना, मैत्रीपूर्ण यानी कि मित्रता को बढ़ावा देना। तीसरा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्या को हल करना, यानी कि जितने भी देश हैं वह सारे मिलजुल कर और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो होते हैं उनको हल करना संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्देश्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं राष्ट्रीय कानून को समानपूर्वक लागू करवाना, यानी अंतर्राष्ट्रीय संधि जो भी होते हैं, संधि यानी कि समझौता, और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो भी कानून बनते हैं उनको सम्मानपूर्वक लागू करवाना UNO का उद्देश्य होता है। अगला क्या है, राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना, यानी किसी देश की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करना, आदर करना भी UNO का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अब हम पढ़ते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को यानी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनेस्को। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। इसका महासचिव यानी जो उनका अध्यक्ष है वह कौन है, वह है ऑड्रे अजो। इनकी टोटल सदस्य कितनी है, यूनेस्को में कितने देश शामिल है, 193 यानी कि 193 देश। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वह है पेरिस में, यानी कि फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। और गाइस, फुल फॉर्म वाली जो आपकी वीडियो आएगी वह कुछ ऐसी ही होगी, यानी सेम इसी टाइप का होगा, और ये 6 पॉइंट आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें, ताकि हम जब भी इस वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हो सकता है जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक मैं अपलोड भी कर दूं, तो आप प्लीज़ एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लें कि इस वीडियो का लिंक मैंने दिया है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यूनेस्को के उद्देश्य क्या है, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देना, यानी कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देना यूनेस्को का उद्देश्य है। दूसरा, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, यानी सांस्कृतिक विविधता जो है उनको बढ़ावा देना भी यूनेस्को का उद्देश्य है। और तीसरा और लास्ट उद्देश्य क्या है, वह है परस्पर संवाद और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना भी यूनेस्को का उद्देश्य होता है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था यूनेस्को के बारे में कि इनका स्थापना कब हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसके महासचिव के नाम क्या था, वो एक बार आप रिवर्स करके दोबारा देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार 1 मार्क्स से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और ये न्यू सिलेबस है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है
कि न्यू सिलेबस से क्वेश्चन पूछ ले। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, जो कब बना 1946 में। अब देखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है वह होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ। इसकी स्थापना कब हुई थी 1946 में। यूनिसेफ का महासचिव यानी कि इसका अध्यक्ष कौन है, वह है हेनरिटा फॉर। इसमें टोटल सदस्य कितनी है 193 देश, यानी कि लगभग, ये कंफर्म नहीं है, यानी कि हम लगभग मानते हैं कि 193 देश यूनिसेफ में ऐड है। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, यानी कि अमेरिका के अंदर जो न्यूयॉर्क शहर है उसमें यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। यूनिसेफ का नया नाम क्या है, वह है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जो कि इसका नामकरण दोबारा कब किया गया था, वह हुआ 1953 को, यानी 1946 में यूनिसेफ को बनाया गया और 1953 में यूनिसेफ का नया नाम पड़ गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, यूनिसेफ के उद्देश्य, यानी जो यूनिसेफ है उनका मेन पर्पस, जो मेन उद्देश्य है वह बच्चे होते हैं, वो बच्चे पर ज़्यादा काम करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो यूनिसेफ है वो केवल बच्चों के लिए है। देखिए क्या कह रहा है, बच्चे के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना, यानी मैंने बताया कि यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है, तो बच्चों के लिए आपातकालीन एकत्रित करता है कौन, यूनिसेफ। बच्चों के लिए शिक्षा बुनियादी ढांचा प्रदान करना, यानी शिक्षा जो है वह एक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। विकासशील दुनिया में बाल जन्म दर को बढ़ाना, यानी आपको पता होगा कि दुनिया विकास कर रही है, हर देश विकास कर रहा है, यानी कि दुनिया भी विकास कर रहा है। तो इन विकासशील दुनिया में जन्म बाल दर जो है, यानी कि बच्चों का जन्म लेने का दर है, वह बढ़ाना यूनिसेफ का कार्य होता है, यानी कि यूनिसेफ की उद्देश्य होता है। आगे क्या कह रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को स्थापित करना। आपको पता होगा कि अब क्या है कि लड़का और लड़की दोनों को पढ़ाया जाता है, यानी शिक्षा के मदद से हम समानता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्या है, हिंसा और दुरुपयोग से बच्चों का संरक्षण करना। हिंसा, लड़ाई झगड़े और दुरुपयोग से, यानी गलत चीज़ों से बच्चों को संरक्षण करना, यानी कि बचाना यूनिसेफ का उद्देश्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा विभिन्न रोगों से शिशुओं का टीकाकरण करना, यानी जो कई रोग होते हैं उनसे बच्चों को बचाने के लिए उनका टीकाकरण किया जाता है, और जिनका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, पोलियो। आपको पता होगा कि बच्चों में पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। आगे, बच्चों को पर्याप्त पोषण, बच्चों को पर्याप्त जितना उनको खाना चाहिए उतना खाना प्रोवाइड करवाना भी यूनिसेफ का उद्देश्य है। सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, यानी कि साफ व स्वच्छ पेयजल पानी का व्यवस्था करना भी यूनिसेफ का उद्देश्य होता है। अगला देखिए क्या है, कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों को हुए शैक्षिक नुकसान को कम करने का प्रयास, यानी कोविड-19 की वजह से जो बच्चों को नुकसान हुआ था पढ़ाई को लेकर, उसको कम करने का कोशिश भी यूनिसेफ के जरिए किया जा रहा है। यह भी यूनिसेफ का एक उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। इसका महानिदेशक कौन है, वह है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ये कौन है, इनके वर्तमान अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनका कार्य क्या होता है, सभी संचारी रोगों की रोकथाम पर नियंत्रण, यानी जितने भी रोग होते हैं उन पर नियंत्रण रखना WHO का कार्य होता है। दूसरा,
जैव चिकित्सा अनुसंधान यानी कि जीवों के लिए एक चिकित्सा यानी डॉक्टर का निर्माण करती है। आगे अन्य संगठनों के साथ सहयोग यानी कि दूसरे संगठनों के साथ सहयोग करते हैं। व्यापक स्वास्थ्य सेवा का विकास करते हैं। महामारियों का उन्मूलन भी करता है। कौन? WHO। आगे है हमारा पारिवारिक स्वास्थ्य यानी कि पारिवारिक स्वास्थ्य का भी ध्यान कौन रखता है? WHO रखता है। और लास्ट क्या है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 यानी आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले कोविड-19 का महामारी फैली हुई थी पूरी दुनिया के अंदर। उस टाइम पे भी WHO ने अपना अहम भूमिका निभाया था और उन्होंने क्या करा था? उन्होंने इस महामारी को रोकने के लिए का पता लगाया कैसे इनको रोका जाए और वैश्विक स्तर पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। यानी कि देखिए क्या हुआ था, जब कोविड-19 फैला था यानी कोविड-19 जब महामारी फैला था तो WHO ने क्या किया? WHO ने सबसे पहले इनको रोकने का पता लगाया कैसे इस पर काबू किया जाए। ठीक है, पहले ये पता लगाया और फिर उन्होंने क्या किया कि वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में सब देशों में टीकाकरण का अभियान शुरू करवाया, जिससे क्या हुआ कि हमें कोविड-19 पर जीत हासिल मिली और लोगों का मरना कम हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना 1919। महानिर्देशक गिलबर्ट हॉन्गबो जो वर्तमान के महानिर्देशक हैं। इनके सदस्य 187 देश लगभग, देखिए लिखा है ना लगभग, यानी कि लगभग हम कहते हैं कि 187 देश हैं जो ILO का सदस्य हैं। आगे क्या है? मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा के अंदर ILO का मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मुख्य कार्य यानी जो हमारा ILO है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? वह होता है सामाजिक न्याय की कुशल स्थिति को बढ़ावा देना। यानी कि समाज लेवल पर जो भी श्रम होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं। श्रम के लिए होते हैं स्पेशल, जो हमारा ILO है वो स्पेशल श्रम के लिए होते हैं। श्रम यानी कि मजदूरों के लिए। यानी क्या कह रहे हैं? सामाजिक न्याय, किसी मजदूरों के साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो वह ILO में कंप्लेन कर सकता है, उनको न्याय अवश्य मिलेगा। आगे वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के माध्यम से श्रमिकों के लिए काम करना, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर होता है। ILO कौन सा काम करता है? वर्ल्ड लेवल पर श्रमिकों के लिए काम करता है, यानी कि मजदूरों के लिए काम करता है। श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समानता और सम्मानजनक स्थिति को बनाना। आगे क्या है? रोजगार के अच्छे अवसर प्रोत्साहित करना, यानी कि रोजगार जो कई बार होता है क्या कि मजदूर से मजदूरी करवा लिया जाता है बट उनको उनकी मजदूरी के हिसाब से उतने पैसे नहीं दिए जाते। ये पुरानी रूल थे, पहले होते थे। लेकिन अब क्या होता है कि ILO क्या करते हैं कि उनको जो मजदूर जितना काम कर रहा है उनको उतना पैसा दिलवाते हैं। तो ILO का ये भी एक कार्य है। और ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस लेवल पर काम करता है? वह करता है वैश्विक स्तर पर। मैंने आपको बताया था कि ILO वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी कि UNSC। और इसके बारे में गाइस मैंने आपको तीसरे चैप्टर में ही बताया था और यहाँ हम दोबारा इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए स्थापना कब हुई थी इसकी? वह हुई 24 अक्टूबर 1945 को UNO के साथ ही। UNO का यह एक अंग है तो इसीलिए दोनों की स्थापना हम सेम लिखते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है यानी कि महानिदेशक कौन है? वह है श्री राजेश गौड़ा, जो कि इसका वर्तमान यानी कि UNSC का वर्तमान अध्यक्ष है राजेश गौड़ा। इनके सदस्य देश कितना है?
193 यानी कि 193 देश इसके सदस्य देश है। आगे देखिए क्या कह रहा है, सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता, यानी सुरक्षा परिषद जो था UNSC, उसकी विस्तार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, देखिए वो बताया है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, यानी क्या हुआ कि 1992 में यानी 1992 में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, एक प्रस्ताव पास किया गया, और उसके तहत क्या था, यह सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता को भी दर्शाता है। कि इस प्रस्ताव में क्या था कि सुरक्षा परिषद जो हमारा था UNSC, इसके विस्तार की आवश्यकता को भी दर्शाता है। इसके अनुसार क्या है कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी करती है, यानी इसके अनुसार क्या था कि जो हमारा सुरक्षा परिषद है वह क्या कर रहा है, वह आज के टाइम के यानी कि वास्तविक जो राजनीतिक स्थिति है उनको नुमाइंदगी करता है, यानी कि उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। देखिए ये कहानी कब से स्टार्ट होती है, यानी कि हमारा जो UNO था वह कब बना, वह बना था 1945 में, और 1945 में जब UNO बनाया तभी उसी टाइम पे सुरक्षा परिषद भी बनाया गया था, ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया। फिर क्या था, जब 1945 में UNO की स्थापना हुई तब जो UNO का ढांचा था वह उन समय के वर्तमान उसके यानी कि 1945 के टाइम पे जो राजनीतिक स्थिति थी उनको देखते हुए UNO की स्थापना और उनका ढांचा बनाया गया। बट धीरे धीरे दुनिया बदल रही है, और आज लगभग 50-60 साल बाद भी 2023 चल रहा है, यानी कि 50-60 साल बाद भी अभी तक जो हमारा UNO है वह पुराने जैसा ही है, यानी कि उनके ढांचे में या फिर उनके कार्य में कोई चेंज नहीं आया है। तो जो प्रस्ताव पास किया गया था उसमें यह भी बताया गया था कि जो हमारा सुरक्षा परिषद है वह क्या करता है, वह अब राजनीतिक वास्तविकता को फॉलो नहीं करता, यानी वह पुरानी राजनीतिक व्यवस्था था उनको फॉलो करने के चक्कर में आज के टाइम के जो हमारा वर्तमान राजनीतिक है उनकी नुमाइंदगी पेश नहीं करता। दूसरा क्या कह रहा है, इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों पर और हितों की छाप होती है, यानी कि जो UNSC है यानी UNO, पूरा UNO को ही बनाने वाला कौन था, अमेरिका। और अमेरिका कभी कभी क्या करता है कि UNO के ऊपर ज़बरदस्ती अपना फैसला मनवाते हैं, UNO के अंदर ज़बरदस्ती अपना फैसला मनवाते हैं। इसलिए क्या कह रहा है कि इसके फैसलों पर किसका होता है हक, पश्चिमी मूल्य, पश्चिमी देशों ने इस पर अपना कब्जा जमा रखा है, और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है, यानी इन देशों पे कुछ ही चंद देशों का ही दबदबा होता है, और उनमें से भी मेन कौन होते हैं, जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनका, इन 5 देशों का ही इस पर दबदबा है, किस पर, UNO के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी सुरक्षा परिषद के अंदर क्या है कि बराबर का प्रतिनिधित्व सभी देशों का नहीं है। कुछ वीटो, जो जिनके पास वीटो है, वह कुछ देश ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद के अंदर अपना दोष जमाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन मांगों के फलस्वरूप 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के उस समय के महासचिव कौन, कोफी अन्नान, इन्होंने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराया जाए, यानी कि जो सुरक्षा परिषद के 1997 के टाइम पे महासचिव थे कौन, कोफी अन्नान, उन्होंने एक जांच करवाई UNO के अंदर कि जो हमारा सुरक्षा परिषद है इनमें सुधार कैसे करवाया जाए। फिर देखिए रिजल्ट क्या आया। इसके बाद 1 सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए निम्नलिखित मापदंड सुझाए गए, यानी कि रिजल्ट में क्या आया कि लोग स्थायी और अस्थायी सदस्य जो भी थे उनमें कुछ चेंज करना चाहते थे, और वो चेंजेस क्या थे, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें
कुछ ऐसे देश जिनके पास ये गुण हैं उनको भी यूएनओ का स्थायी सदस्य बना लेना चाहिए। और वो गुण क्या बताया गया है, देखिए, आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र, यानी कि ऐसा देश जिनके पास ज़्यादा आबादी हो, जनसंख्या ज़्यादा हो। दूसरा, स्थिर लोकतंत्र व मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा, यानी जिनके पास लोकतंत्र स्थापित हो, जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित हो और मानवाधिकारों की निष्ठा करती हो, ठीक है, उन देशों को क्या करें कि यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाएं। उभरती हुई आर्थिक ताकत, अर्थव्यवस्था मजबूत हो। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान, यानी कि जो यूएनओ में लगातार अपना योगदान दे रहा हो। शांति बहाली में योगदान, शांति बहाली यानी कि शांति स्थापित करने में भी अपना योगदान दे रहा हो। ऐसे देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, यानी ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, उनको यूएनओ का स्थायी सदस्य बना देना चाहिए। मैंने यह पॉइंट आपको ऊपर ही बताया था, यहाँ पे दोबारा दे दिया गया है। ऐसा देश जो भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो, यानी कि ऐसा देश जो कि भूगोल के, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से क्या हो कि पूरे विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। विविधता यानी कि बंटवारा, इनके खिलाफ हो, उन देशों को भी यूएनओ का स्थायी सदस्य बना देना चाहिए। यानी साधारण सी बात यह है कि जब सुरक्षा परिषद में चेंजेस की बात आई तो कई सारे छोटे देश जो उनमें शामिल थे, उन्होंने क्या कहा कि यूएनओ की जो स्थायी और अस्थायी सदस्य है उनके संख्या को बढ़ाया जाए। सभी केवल इसी चीज़ पे बल दे रहे थे कि यूएनओ का जो स्थायी और अस्थायी सदस्य है वह शुरुआती दौर से लेके और अभी वर्तमान तक केवल उतना ही है जितना स्टार्टिंग में बनाया गया था। तो सब क्या चाहते थे कि आज के टाइम पे यानी कि वर्तमान राजनीति को ध्यान में रखते हुए और इनकी स्थायी और अस्थायी सदस्य को भी बढ़ाया जाए। चलिए आगे देखते हैं। 1 जनवरी 2021 से भारत ने 8वीं बार सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यभार प्रारंभ किया है। यानी कि 1 जनवरी 2021 तक क्या हुआ कि भारत 8 बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में काम किया है। और जब वोटिंग हुई थी तो 184, यानी कि आपको पता होगा कि यूएनओ के अंदर कितना वोट है, वहाँ है 193। उनमें से 184 वोटर्स ऐसे थे जो भारत के हित में थे कि भारत को भी यूएनओ का स्थायी सदस्य बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत भी लगातार यूएनओ में अपना योगदान देता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व गैर सरकारी संगठन क्या कह रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन है जो निरंतर अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में लगे हैं। यानी क्या बता रहा है कि जो हमारा यूएनओ है इसके अलावा भी कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन है जो कि क्या कर रहा है, निरंतरता लगातार अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और वे संस्थाएं या गैर सरकारी संगठन कौन कौन से हैं, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, ये क्या है? वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख एवं वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराना। यानी कि जो हमारा IMF है वह क्या करता है, वह वैश्विक स्तर पर पैसों का मुहैया करवाता है। पैसे यानी कि किसी को कर्ज देते हैं, किसी गरीब देश को कर्ज देते हैं तथा अमीरों से लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक मानवीय विकास अर्थात शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि और गृहिणी विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है।
यानी कि जो हमारा WB है, वर्ल्ड बैंक, वह क्या करता है, वह मानवीय विकास, किस टाइप का, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, यानी मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, यानी कृषि और ग्रामीण जगहों के लेकर WB क्या करता है, विशेष कार्य करता है। आगे क्या कह रहा है, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण को भी सुरक्षा देता है। आधारभूत ढांचा तथा सुशासन, यानी कि आधारभूत ढांचा और सुशासन पे भी जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वह अहम भूमिका निभाता है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन, यानी कि WTO, और इंग्लिश में क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। यानी जो WTO है वह क्या करता है, वह व्यापार पे यानी कि बिजनेस पर अहम भूमिका निभाता है और वह वैश्विक व्यापार के नियम को तय करता है कि कैसे व्यापार वर्ल्ड लेवल पे किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, यानी कि IAEA, यह एक संगठन है जो कि क्या करता है, वह परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्य के इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। यानी जो IAEA है, यानी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये क्या करते हैं, यह विशेष रूप से परमाणु के ऊपर परीक्षण करते हैं कि किसी युद्ध में कोई देश परमाणु ऊर्जा का उपयोग ना करे, यानी कि परमाणु बमों का यूज़ ना करे, और उस पर निगरानी कौन बनाए रखता है, IAEA, ये अपनी निगरानी बनाए रखता है। चलिए आगे देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यह एक स्वयंसेवी संगठन है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वह क्या है, वह एक स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। वह क्या करता है, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करता है कि पूरे वर्ल्ड में मानवाधिकारों के लिए अभियान चलाता है। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, उनमें यह अपना क्या करता है कि अभियान चलवाते हैं और उनको और बढ़ावा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है हमारा, ह्यूमन राइट्स वॉच, यह क्या है, यह भी एक स्वयंसेवी संगठन है जो कि मानवाधिकारों की वकालत और उससे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, यह एक स्वयंसेवी संगठन है जो कि क्या करता है, मानवाधिकार और वकालत पर विशेष रूप से ध्यान देता है। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ित की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाला नियमों को लागू करने का प्रयास करते हैं। यानी ये एक सोसाइटी है और ये क्या करता है कि युद्ध में शस्त्र का यानी कि हथियारों का यूज़ ना करके और बातचीत का एक मंच प्रोवाइड करता है, यानी हिंसा पर क्या करते हैं, रोक लगाते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है, यानी कि यूएनओ का आपको बताना है कि वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। दूसरा, यूनेस्को का विस्तार रूप लिखना है, यानी यूनेस्को का आपका पूरा नाम लिखना है और यूएनओ का वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं आपने कितना ध्यान से वीडियो देखा है। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता हो कि यूएनओ का महासचिव कौन थे और यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। और गाइस, अगर आप हमारी शॉर्ट फॉर्म वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।